अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, क्या हाल है? खैरियत से आप? यार ये टेस्ट नंबर 2 है आपका और आपने डिस्कशन को गौर से सुनना है। आपने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और अब आपने देखना है कि जो मैं तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं वो स्मार्ट वर्क है या नहीं है। अ पर्सन होल्ड्स अ बकेट ऑफ वेट 60 न्यूटन। ही वॉक्स 7 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेक करें 7 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाथ and climbs up a vertical distance of 5 meter. The work done by the gravity. क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा गया है। तो अब दो स्टेप हैं। स्टेप वन में आप चेक कीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन की बात की गई है। यू नो वेल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। सो स्टेप वन में वर्क डन क्या हुआ? जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन जीरो है। तो दूसरा स्टेप टू है वर्टिकल डिस्टेंस इज 5 मीटर। W इज इक्वल टू, जब ऊपर वाली डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा mgh 60 न्यूटन है, mg की वैल्यू है 60 और h की वैल्यू है 5। योर आंसर शुड बी 300 जॉल या न्यूटन मीटर, एक ही बात है, न्यूटन मीटर। मुझे पता है कि आपने क्या गलती की है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये जवाब लगाया, बनता भी यही है, लेकिन आपने क्या चीज इग्नोर की है? नेगेटिव साइन। क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगा तो आंसर शुड बी -300 न्यूटन मीटर। -3 है नहीं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। है ना, सादा सी मिस्टेक। तो इसलिए डिस्कशन जरूरी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टेक्निकली देखना क्या है। कितना आसान सवाल है। 80 बल्कि नहीं 99% बच्चों का जवाब ये। 1% स्टूडेंट्स नहीं तो एडमिशन लेना है, एमडी कैट क्रैक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर आपके सामने पहले ही आ गया था, नो इश्यू। अ स्टोन ऑफ मैस 2 kg मैस, इसको हाईलाइट कर लें, ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? हमसे सवाल वेलोसिटी का पूछा गया है एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। मैं एक सिंपल फार्मूला आपके सामने लिखने लगा हूं, 2g इंटू फॉल। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए हुए, उनके लिए ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी सुन लो। आप अगर डिस्कशन के लिए आ ही चुके हो तो सुनो, ये फार्मूला है ऑब्जेक्ट जब भी फॉल करेगा, और इस सिंपल फार्मूला में आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस जगह पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट गिरा कितना है, फॉल कितना हुआ है। अब इसमें चेक करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें वो फार्मूला पता क्या लिखते हैं, 2gh1 - h2। इस फार्मूले से कंफ्यूजन आ सकती है कि h1 किसको लेना है, h2 किसको लेना है। अब जरा गौर से देखो, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे था? 5 मीटर। और अब वो कितनी हाइट पे है? 3 मीटर। यानी अगर मैं फॉल कैलकुलेट करना चाहूं तो ये आएगा 5 - 3, दैट विल बी इक्वल टू 2। क्योंकि 5 मीटर हाइट, आसमान से गिरा, खजूर में अटका, तो 5 से गिरा, 3 तक पहुंचा, 3 हाइट पे पहुंचा, 3 ट्रेवल नहीं किया उसने। चेक करें सवाल में क्या है, यहां से गलती हो सकती है। 3 मीटर अबव, सो 5 से गिरा 3, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम बना लेते हैं। तो ये टोटल हाइट है 5, फिर वो जहां यहां पे पहुंचा 3, ठीक है ना, ग्राउंड से ऊपर, ये 3 मीटर हाइट है और ये है 5 मीटर। सो व्हाट इज फॉल? फॉल है जस्ट 2। कर दो पुट उस फार्मूले में, 2
इंटू 10 इंटू 2, 10 फोर द 40। 40 का रूट अब आपको नहीं पता होगा, लेकिन टेक्निकल तरीके से स्मार्ट वर्क क्या बोला, 40 का रूट माय डियर स्टूडेंट्स 6 और 7 के बीच में होना है। 6 6 था 36, 7 7 था 49। समझ आ रही है? ओके, तो अब ऑप्शंस देखें, 6 और 7 के बीच में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर यही होगा ना। और यार आंसर पे पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर इस तरह से करना था। समझ गए हो इस टाइप के क्वेश्चन? और मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला एग्जामिनर का फेवरेट है, 99.9% इसमें से क्वेश्चन आना है। तो लिख लो मेरी बात, जब इसमें सवाल आएगा मैं आपको याद आऊंगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शॉन दैट नो वर्क इज डन। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, यूएचएस का, ठीक है। पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट मूविंग, स्टार्ट है तो इसमें तो वर्क होगा, इसमें वर्क डन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पुश करने से क्या किया, फोर्स लगाई गई, और जब ये मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वर्क डन को तो यही दो चीजें चाहिए ना, कि दोनों चीजें हैं, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन इसमें 0 नहीं है। राइटिंग एन एसे ऑन अ पेज, इसको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने, इवन रिपीटर्स ने करेक्ट कर दिया था, उस साल की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने सोचा, जैसे हम टीचर्स कहते हैं कि यार तुम 2 घंटे से बैठे हो क्लास में लिख रहे हो, लेकिन आपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं किया, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि हमें तो यही कहा जाता है कि आप बैठ के जो मर्जी काम करते रहो, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हम ऐसे लिख रहे थे तो हमने कोई काम नहीं किया। लेकिन ये डिबेटेबल है। इसमें पता क्या है, ओवरऑल बॉडी ने वर्क नहीं किया, आपकी बॉडी एट रेस्ट है, नो डाउट, आपकी बॉडी ने वर्क नहीं किया, लेकिन आपका हैंड, आपका हाथ, आपका बॉल पॉइंट तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं हो सकती। लिफ्टिंग द वेट, इसमें भी वेट, लिफ्टिंग द वेट में भी वर्क डन 0 नहीं होता। लेकिन इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, ये 100% श्योर होती है बात, ऑर्बिटल मोशन में वर्क डन 0 होता है। जब भी ऑर्बिटल मोशन होगी, जब भी सर्कुलर मोशन होगी, इसमें कोई डिबेट नहीं है, 100% कंफर्म बात है कि वर्क डन 0 है। अब अगली बात बताओ, अगर ये ऑप्शन ना होती तो ये हो सकता था। अब आपने देखना बेस्ट कौन सी ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से हमें बेस्ट तलाश करनी होती है कि कौन सी है। तो अब आप समझ गए हैं कि इस पे कोई डिबेट नहीं है, ये 100% बात ठीक है कि ऑर्बिटल मोशन, सैटेलाइट की बात करें, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन की मोशन भी ऑर्बिटल है, सर्कुलर मोशन है, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ 0, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वर्क डन 0, अ स्टोन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वर्क डन इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी सजेशन, कोई ऑप्शन आए तो आपने सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यार ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में आपने अपनी बुक में देखी होगी बात, तो नॉन कंजर्वेटिव के बारे में थोड़ा सा बता दूं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन क्लोज पाथ 0 नहीं होता, इज नॉट 0। इसलिए ये लिख रहा हूं कि अगर आपने लेक्चर नहीं भी लिया हो तो आपको पता होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव की पहचान ये होती है कि क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता, वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। और आखिरी बात, ऑल रिएक्शन फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। तो डिस्कशन का फायदा आपको ये हो रहा है कि आपको थोड़े कंसेप्ट्स का भी पता चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये कंजर्वेटिव है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ये भी कंजर्वेटिव है। इन फ्यूचर ऐसे ही एमसीक्यूज आ सकता है कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्लोज पाथ में वर्क 0, इसकी वजह से भी क्लोज पाथ में वर्क 0। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इसकी वजह से भी वर्क डन क्लोज पाथ में 0 होगा।
और ये है नॉन कंजर्वेटिव, और ये रिएक्शन की फोर्स है। आप अगर जमीन पे मूव करेंगे तो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हवा में मूव करवाएंगे, आपने एक्शन करना है तो आगे से रिएक्शन की फोर्स लगनी है। ऑल रिएक्शन फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को मैं रस्सी के साथ बांधता हूं, लटका देता हूं, तो रस्सी के अंदर टेंशन आएगी ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से। वेट कंजर्वेटिव होगा, लेकिन वो जो टेंशन है ना वो रिएक्शन की वजह से आई है, तो वो क्या हुई? नॉन कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 5, a car traveling at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, ओके, ये है V1 is brought to a halt in 8 मीटर, यानी इसको रेस्ट पे लाया गया, और रेस्ट पे लाने के लिए जो हमने ब्रेक लगाई, इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया 8 मीटर। जब भी कोई कार, व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो ब्रेक लगाएं, फौरन नहीं रुकता, वो कुछ ना कुछ ट्रेवल करके। तो इसका मतलब ये है कि ये है स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट। स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी ट्रेवल करे उसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट, ब्रेक लगाने के बाद। चलो पढ़ो इसको। इफ द सेम कार इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, जरा चेक करें, इससे ये स्पीड कितनी हो गई है? डबल। कुछ चीजें होती हैं जो चेक करनी होती हैं सवाल पढ़ते पढ़ते। फिर अगर वही कार, सब कुछ वही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही थी, ब्रेक लगाई, कितना ट्रेवल किया? 8 मीटर। अब वही कार है, 60 की स्पीड पे जा रही है, अब भी वही ब्रेक लगानी है, बताओ स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यार आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मैंने समझाया था, मैंने कहा था जब भी किसी व्हीकल की बात की जाए, स्टार्ट या स्टॉप, ये जो स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर ले चुके हैं वहां पर मैंने आपको पहचान बताई थी कि जब भी स्टार्ट या स्टॉप की बात की जाएगी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? एफ डी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब इस फॉर्मूला में चेक करें क्या क्या गिवन है आपके सामने। यार ये देखो, ये फोर्स है और ये तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही कार है, उस कार की वही ब्रेक है, ये कांस्टेंट। उस कार का मैथ तो नहीं ना चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि स्पीड पहले थी 30, अब कितनी है? 60। मैथ चेंज नहीं हुआ। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सोचते ही आपके ज़हन में ये फार्मूला आ गया, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वही सोचेंगे जिन्होंने मेरा लेक्चर लिया होगा। अब सुनो, इन दो का रिश्ता बनाओ, इन दो का कनेक्शन है। इन दो का कनेक्शन क्या है बोला? डी प्रोपोर्शनल टू v²। इस चीज को ध्यान में रख लो। अच्छे बच्चे जिन्होंने लेक्चर लिया होगा वो ये सारा कुछ नहीं सोचेंगे, वो डायरेक्ट यहां पर आएंगे। वो कहेंगे कि अगर स्पीड डबल हुई तो डिस्प्लेसमेंट यानी स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, पहले वो 8 है, अब कितना हो गया? 8 4 दा 24। गलत सोच रहे हो, 32। ठीक है, अच्छा जी, इससे आपको एक रियल लाइफ की बात समझ में आती है। फिजिक्स यार सिर्फ एक मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये हमें रियल लाइफ के बारे में समझाता है कि अगर आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, आपको अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए, ब्रेक लगाने के बाद आपकी कार ड्रिफ्ट होगी, थोड़ा सा ट्रैवल करेगी, सपोज करते हैं 5 मीटर। लेकिन अब वही कार, सब कुछ वही है, आप जा रहे हो 120 की स्पीड पे, अब अचानक आपको ब्रेक लगानी पड़ जाए, कार कितनी ट्रैवल करेगी? अगर पहले 5 थी तो अब 20 मीटर। इसका मतलब है कंट्रोल खो जाए, कंट्रोल आपका रहेगा नहीं। क्या वजह है? इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप चाहते हो कि आप कंट्रोल्ड ड्राइविंग करें तो स्लो स्पीड रखनी है। तेज स्पीड का नुकसान आपने देख लिया। स्पीड आप सोचते हैं कि यार मैंने तो सिर्फ डबल की है, लेकिन डबल करने से स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट 4 गुना। आप अक्सर देखते हैं कि कार जो है वो बेकाबू होके नहर में जा गिरी, दरिया में जा गिरी। रीजन यही होती है कि जब बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, अचानक से ब्रेक लगाएं
तो स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट चूंकि v के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डबल स्पीड करने से ये 4 गुना स्पीड करने से ये 16 टाइम्स हो जाएगा। यानी हमने सिर्फ स्पीड डबल की है, डिस्प्लेसमेंट स्टॉपिंग कितना हो गया, 4 गुना। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को मजीद समझना है तो मैंने इसकी ना तकरीबन 6 टाइप्स बताई थी क्वेश्चन आने की, तो मेरा लेक्चर लीजिए, ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी इस तरह से। आगे बढ़े। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, अभी अभी बात की थी, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। 0 ये इसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट, यानी एसेंट और डिसेंट का मतलब क्या है, नीचे आना। एसेंडिंग से और डिसेंडिंग, ये आपने लफ्ज सुना होगा, तो इसका मतलब है फॉल, ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, तो जब भी फॉल करेगा वर्क डन होगा पॉजिटिव। क्यों, एक ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर जो वेट लग रहा है यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आम सी बात है, ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आते हैं तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8, 5 kg cart is moving horizontally at 6 meter per second. In order to change its speed to 10 meter per second, the net work done on the cart. अब जरा चेक करें, वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई स्पीड है, स्पीड की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब यह है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा, क्योंकि वर्क डन की बात हो रही है और स्पीड की बात हो रही है, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी और एक तरफ वर्क डन। अप्लाई कर दो फार्मूला, एफ डी इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये क्या है बोला, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमसे क्या पूछा गया, वर्क डन की बात की गई है, W पूछा गया। 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, 5 kg, यहां पर पुट कर देते हैं 5, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, डायरेक्ट यहां पर स्क्वायर पुट कर दो, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 64, 64 को 2 से डिवाइड किया 32, 5 मल्टीप्लाई बाय 32, आपने कैलकुलेट कर लेना है, ये आ जाएगा 160 जॉल। 160 जॉल ऑप्शन में मौजूद है, आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 9, अ चाइल्ड इज रिवॉल्विंग अ टाइनी 10 gram stone tied at one end of a string in a vertical loop of 2 meter diameter. If the stone completes 100 revolutions in 1 second, the work done on it will be. आप में से कौन कौन है जिन्होंने इसके ऊपर कोई 5 मिनट लगाए होंगे सॉल्व करने के लिए। पिछले क्वेश्चन को याद करें जहां पर मैंने कहा था कि जब भी सर्कुलर मोशन, जब भी ऑर्बिटल मोशन आएगी, कोई वहां पे बहस करने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट, इतना मुश्किल डाटा, कितना कुछ दिया हुआ है। कई बच्चे सर पकड़ के बैठे होंगे, अच्छा यार ये कहां पे पुट करना है, कौन सा फार्मूला है। यार एक लाइन जेन में रखो, एक लफ्ज जेन में रखो, ऑर्बिटल मोशन। तो अब ये देख चेक करो, ये क्या लिखा है, रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस मतलब सर्कुलर मोशन, ऑर्बिटल मोशन, 100 रेवोल्यूशन, 1000 रेवोल्यूशन, 5000 रेवोल्यूशन के बाद भी वर्क डन क्या है, 0। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वर्क डन जो है वो फोर्स पे भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन
टाइम पे डिपेंड नहीं करता। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। फोर्स पे भी डिपेंडेंस, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंडेंस, और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन तीन चीजों पे डिपेंडेंस है। लेकिन किस पे डिपेंडेंस नहीं है? टाइम पे। टाइम तो यहाँ पे है ही नहीं यार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं दो स्टूडेंट है मेरे पास खड़े हुए, मैं उनसे कहता हूँ कि यार ये 3 चेयर्स पड़ी हुई हैं, इनको ऊपर ले जाओ छत पे। एक स्टूडेंट 5 मिनट लगा के ये काम करता है, और एक स्टूडेंट है जो 1 मिनट में ही काम करता है। यानी वो 3 चेयर्स उठा के छत पे ले जाता है, एक स्टूडेंट 1 मिनट में करता है, दूसरा स्टूडेंट वही काम 5 मिनट में कर रहा है। दोनों का वर्क डन बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन जब हम हाइट की तरफ लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो फार्मूला क्या होता है? mgh। मैस उन 3 चेयर्स का वही, ग्रेविटी की g की वैल्यू फिक्स, और सेम हाइट पे उन्होंने लेके जाना था। लेकिन एक स्टूडेंट ने टाइम लगाया 1 मिनट, दूसरे ने लगाए 5 मिनट। दोनों केसेस में वर्क डन इक्वल होगा, क्योंकि वर्क डन में टाइम नहीं है। सो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 11, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस r falls from a certain height h above द ग्राउंड। यानी एक रेनफॉल फॉल कर रहा है, ये रेन ड्रॉप जो है ये फॉल कर रहा है, करने दो फॉल इसको। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। यार वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? mgh। वर्क डन मैस पे डिपेंड करता है। ये स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, हमें मैस तो गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज है, हम जानते हैं मैस होता है रो इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी टू वॉल्यूम। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी मैं मैस को रिप्लेस कर सकता हूं रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू GH। अब हाइट तो सेम है वही, ये भी फिक्स, जिस हाइट से वो फॉल कर रहा है, ये भी फिक्स है डेंसिटी। सो W इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। विच ऑप्शन इज करेक्ट? अल्फा। अच्छा एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आपसे एक और टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो W का टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है? एक्चुअली W का टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन एक फार्मूला आपको पता ही है, H इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वेयर। W में आ जाता है FH, H में आ जाता है 1/2 GT स्क्वेयर, तो W प्रोपोर्शनल टू T स्क्वेयर। यहां पर आप में से कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर टाइम के साथ कनेक्शन तो आ गया। नो नो नो, एक्चुअली टाइम के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, तो एक्चुअली W की डिपेंडेंस डिस्प्लेसमेंट पे है, टाइम पे नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल करता है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें हम जानते हैं H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी चूंकि 0 है जब ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल करता है। वैसे ये फार्मूला आपने फोर्स एंड मोशन में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। मैंने आपको एक तरीकाकार बताया, एक पहचान बताई है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज का कंसेप्ट समझना हो। अगर ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। आप सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या है? यार ये देखो, ये पॉइंटर है। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे कहूं यार ये प्रेजेंटर क्या चाहता है, आप कहेंगे हमें क्या पता क्या चाहता है। ये देखो, छोड़ा नीचे की तरफ आया, ये क्या चाह रहा है कि मैं नीचे गिरूं ग्रेविटी की वजह से। अगर ये अपनी मर्जी की डायरेक्शन में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ने काम होना है। अगर किसी की मर्जी के खिलाफ किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा होगा
जब आपकी मर्जी के खिलाफ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, ऑन कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहता है? नो, हम जबरदस्ती कर रहे हैं ना। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होना चाहता, हम उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। अब आपको ये जिंदगी पर नहीं भूलेगी बात। क्यों? क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे मैं वहां पर भी एक बात बताऊंगा। कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को चाहती, दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा एफिनिटी है। अगर हम उनको दूर करें तो वो चाहती तो नहीं है ना दोनों प्लेटें दूर जाना, जबरदस्ती की जा रही है ना। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? इट विल इंक्रीज, क्योंकि हम उनकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जहां पर भी मर्जी के खिलाफ किया जाएगा ऑब्जेक्ट के, पोटेंशियल एनर्जी ने बढ़ना है। ऑन स्ट्रेचिंग का स्प्रिंग, स्प्रिंग स्ट्रेच होना नहीं चाहता, जबरदस्ती किया जा रहा है उसको दूर, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। ऑन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर यहां से देख लो, अगेंस्ट, बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहती, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, हम बाहर से एनर्जी लगाएंगे। इट मींस इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी ने बढ़ना है। जब तीन चीजों में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है। राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन अ वाटर। अब ये चेक करो, एयर बबल वाटर के अंदर बाहर निकलना चाहता है डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, वो जो चाहता है वही हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब फोर्स F, ये F की वैल्यू गिवन है, एक्स ऑन अ पार्टिकल एंड प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट 2 - 3 + x। यानी आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया था ना उसमें वैल्यूज इस तरह से थी, 6i + 2j - 3k। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 2i - 3j + xk। क्वेश्चन पेपर जो पीडीएफ फॉर्म में आपने देखा उसके अंदर ये ठीक है, पावर पॉइंट में ये चेंज है। ओके, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ वर्क डन इज 0, यार वर्क डन 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो। तो हमने क्या करना है, या एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। अब हमारे पास एंगल तो गिवन नहीं है लेकिन दो वेक्टर गिवन है, हमने चेक करना है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। चलो जी डॉट प्रोडक्ट लें इसका, 6i + 2j - 3k, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, 2i - 3j + xk। मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12, जे से मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 और ये के से मल्टीप्लाई होगा, -3x = 0। 0 = 12 - 6 क्या आ गया? 6 - 3x। कई समझदार बच्चे हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा होता है, वो कर देते 6 में से 3 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 6 - 3 3x। ऐसे नहीं करना, ये और चीज है, ये और है। -3x इधर ले आओ, = 6, x = 6/3 = 2। x की वैल्यू 2 है, ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 14। 1 अर्ग इज इक्वल टू, लेक्चर में मैंने आपको बताया ये जो ERG है ना, अर्ग, ये है द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट है अर्ग, और MKS सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है जाउल। 1 जाउल 10⁻⁻7 ERG अर्ग, तो एक अर्ग कितना हो गया? 10⁻⁻7 जाउल। 10⁻⁻7 जाउल, आंसर इज चार्ली। यहीं पर मैं आपको एक और बता दूं बात, CGS सिस्टम में और सिस्टम इंटरनेशनल में
फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर प्लस 5 डाइन्स। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 5 न्यूटन। सोचो न्यूटन कितना खतरनाक होगा। एक न्यूटन में 1 लाख डाइन्स होती हैं। चलें, डाइन्स का लफ्ज बोलते वक्त स्पेशली एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। ये डाइन सिस्टम इंटरनेशनल नहीं, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क? यार बड़े छोटे की तमीज तो आपको होनी चाहिए ना, यही बात पूछी गई है ना, ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। अब आम लाइफ में अगर मैं किसी से पूछूं कि यार +1 बड़ी वैल्यू है या -10, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, आप कहेंगे सर +1 बड़ी वैल्यू है। नो डाउट +1 इज ग्रेटर देन -10। ये आम मैथमेटिकल वैल्यूज की बात हो रही है, लेकिन वर्क डन में ये बात आपने जहन में से निकाल देनी है। वर्क डन में इस अंदाज से नहीं सोचना। वर्क डन में जो बड़ी वैल्यू होगी वही बड़ी वैल्यू है, यानी इन चारों में से सोचें, इन साइंस को इग्नोर कर दें। इग्नोर द साइन, ये बात आइंदा आपने ध्यान में रख लेनी। साइन को इग्नोर कर देना है। इसके अलावा बाकी वैल्यूज को देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1000। या नेगेटिव साइन का तो मतलब यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थीटा 90 से बड़ा है। वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल को बताता है, इसलिए आपने साइन को इग्नोर करके वैल्यूज का कंपैरिजन करना है। आंसर इज चार्ली। A man M1 of mass 80 किलोग्राम runs up a staircase in 15 सेकेंड। एक बंदा है जो कि वो सीढ़ियां चढ़ जाता है 15 सेकंड में यार। Another man M2 also of mass 80 किलोग्राम, वो भी उतना ही 80 किलोग्राम का है, काफी हैवी मैन ही है। सेम स्टेयरकेस इन 20 सेकंड। एक काम करता है 15 सेकंड में, दूसरा 20 सेकंड में करता है। पावर टाइम पे डिपेंड करती है, वर्क नहीं। दोनों ने काम एक ही किया, दोनों उतनी सीढ़ियां चढ़े, दोनों का मैथ एक जैसा, दोनों ने काम एक जैसा किया। लेकिन याद रखें पावर का फार्मूला होता है W/T। पावर जो होती है वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। P1/P2 इज इक्वल टू T2/T1। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, यानी T2/T1। पहले वाला कौन है? 15 सेकंड में कर रहा है ना, तो पहले वाले को यहां लिख दें, और दूसरे वाला कितना है? 20 सेकंड, क्योंकि T2 ऊपर आना है दूसरे वाले का टाइम। सिंपल तरीकाकार है, इसको अब आप सॉल्व कर लें। 5 4 द 50 सॉरी 20 एंड 3 5 द 15, 4/3 आंसर है। कईयों ने 3/4 लगाया होगा तो गलत है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक मोटर कार हैज अ रेटिंग ऑफ 500 वाट। यानी 500 वाट का मतलब होता है 500 जाउल पर सेकंड। यार 1 वाट होता है जाउल पर सेकंड के इक्वल। फार्मूले से आप देखते हैं P इज इक्वल टू W/T, तो पावर का यूनिट होता है वाट, दैट इज इक्वल टू जाउल पर सेकंड। वेरी सिंपल। लेकिन सवाल सिंपल नहीं है। क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है, हाउ मच एनर्जी पर मिनट। इतना सा काम करना है आपने, सेकंड को मिनट में बदलना है। आपको ये तो पता ही होगा 1 मिनट, ये आप जानते हैं 60 सेकंड के बराबर होता है। लेकिन 1 सेकंड की बात करें तो ये होगा 1/60 मिनट। अब हमने सेकंड को मिनट में बदलना है। खुद को भी बदलो और इसको भी बदलो। खुद को बदलना मुश्किल है, ये बदलना आसान है। 1/60, ये जो 60 है ये ऊपर चला जाएगा जंप करके, तो 500 × 60 जाउल पर मिनट, क्योंकि हमने सेकंड को मिनट में बदल दिया।
ये क्या आ गया 500 इंटू 60, 5 को 6 से ज़रब दे दो, ये आ गया 30 और बाकी जीरो वैसे ही लगा दो। 30,000 ढूंढो यहां पे, कहां पे ये है 30K मतलब 30,000। बहुत आसान सा काम था। क्वेश्चन में पढ़े क्या लिखा है, एनर्जी पर मिनट, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जाउल पर मिनट, गिवन क्या था जाउल पर सेकंड। सिंपल सी बात थी, जाउल पर सेकंड को बदलना था जाउल पर मिनट में, तो सेकंड को मिनट में बदलना था ना, सेकंड नीचे था, एक सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं, तो वो नीचे वाला 60 जंप करके ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे शहजादे जिन्होंने ये लगा दिया होगा, बजाहिर आसान लग रहा है 500 नहीं, 500 जॉल पर सेकंड है वो। 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ वर्क। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वर्क का यूनिट है, क्यों 1 EV इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जॉल तो पता ही है सबको, ये वर्क का ही है। मेगा प्रीफिक्स है, मेगा का मतलब होता है 10⁶ बस। लेकिन आगे बढ़े, वाट डे, यार वाट डे क्या बोला, वाट डे, इसको सेपरेटली देखते हैं। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर और डे यूनिट किसका है टाइम का, तो पावर इंटू टाइम यही तो वर्क होता है। याद रखें, पावर के यूनिट के साथ टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई हो जाए तो वो वर्क का यूनिट बन जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख देता हूं, पावर का यूनिट है वॉट और मैं साथ लिख देता हूं ईयर, तो क्या फर्क पड़ा, वॉट पावर का यूनिट है, ईयर टाइम का यूनिट है। जब भी पावर का टाइम के साथ यूनिट मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें किसका यूनिट देगा, वर्क। इसका मतलब है वॉट पावर का, डे टाइम का है, तो इससे हमें क्या मिला, वर्क। हॉर्स पावर, HP इज द यूनिट ऑफ पावर, ये पावर का यूनिट है। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। घोड़ों की पावर से ना किसी जमाने में पावर मेजर की जाती थी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वर्क, ये हो गया। अगले सवाल पे चलें। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पास्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, अब ये तो आसान काम है, मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हुए हैं। स्लोप यानी इधर देखो, इधर वर्क है और इधर टाइम है, तो स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है परपेंडिकुलर ओवर हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर ओवर हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर ओवर हॉरिजॉन्टल रेशो। तो W/T क्या होता है, पावर। 20 अ मैन लिफ्ट्स वर्टिकली अ वेट ऑफ 40 kg थ्रू 1 मीटर इन 10 सेकेंड, ठीक है। While a child lifts vertically a weight of 10 kg through a distance of 1 meter in 1 second, what will be the correct inference? चले इन्फ्रेंस या कह ले, ये इंफॉर्मेशन, मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन था, होना चाहिए था। ओके, अब इसमें से आपने चेक करना है, पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फार्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू mgh ओवर टाइम। अ मैन लिफ्ट्स वर्टिकली अ वेट ऑफ 40 kg थ्रू 1 मीटर इन 10 सेकेंड। 40 kg यहां पर लिखे 40, g की वैल्यू 10 और हाइट कितनी है 1 और टाइम लगा उसको 10 सेकेंड। वेरी सिंपल। जब भी लिफ्ट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम आएगा। ये आ गया 40 वॉट। अब वो चाइल्ड की पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू चाइल्ड का वेट, सॉरी मैथ कितना है 10, वो 10 किलोग्राम उठा रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, G की वैल्यू 10 और यहां पर 1, कितना टाइम ले रहा है 1 सेकेंड, 100 वॉट। तो किसकी पावर ज्यादा हुई, चाइल्ड। कैलकुलेट कर लें। 21 इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 50%, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज।
मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हुए हैं कि पहले नंबर पे आपने क्या करना है, दोनों का कनेक्शन चेक करें, दोनों की रिश्तेदारी चेक करें। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ताल्लुक क्या है आपस में? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर 2m। काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है और मोमेंटम की पावर है 2। मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि आपने इस तरह से चेक करना है परसेंटेज। मैं अब आपको दोबारा नहीं बता रहा, मेरा लेक्चर जाके सुनो। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 पावर है मोमेंटम की, और मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है? 50%। 50% प्लस 50% डिवाइडेड बाय 10 स्क्वेयर। फिर भी शॉर्टकट बता देता हूं, ये यहां पर क्या आना है? पावर। ये शॉर्टकट है। वैसे अगर आप एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये पूरे एक पेज का सवाल है, लेकिन आपको चूंकि स्मार्ट वर्क करना है, शॉर्टकट देखना है आपने। ये गिवन है ये गिवन होगी और ये गिवन की पावर है। ये चेक करें, मोमेंटम की परसेंटेज हमें गिवन थी और उसकी ये पावर आपने लिखनी है, और ऊपर परसेंटेज जितनी चेंज आएगी नीचे 10 से डिवाइड कर देना, होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लें। 50 इंटू 2 100 प्लस 50 को 10 से डिवाइड किया, कितना आया? 5। 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। 125%। सिंपल है। 22 व्हेन अ कार इज एक्सेलेरेटेड। अब लफ्ज में गौर कीजिए, आप में से 90% स्टूडेंट्स ने जवाब लिखा है ये, क्योंकि उनको यही लगता है कि जब हम हाइट की तरफ जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि हाइट पे जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी ने बढ़ना है। तो सवाल में क्या है? व्हेन अ कार इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड अ हिल स्टेशन इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में तो हर किसी को यही पता है ना कि हाइट पे जाना है, इसने इंक्रीज होना है, तो इसमें सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की बात हो रही है। और सबके ध्यान में ये आता है कि ऊपर की तरफ जा रहा है पोटेंशियल, अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक कम हो रही है। लेकिन आपने लफ्ज पे गौर नहीं किया। इस लफ्ज पे गौर करें, एक्सेलरेटेड। कार ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन क्या हो रही है? स्पीड्स अप। यार आप कभी पुल पे चढ़े हो, छोड़े आप माउंटेन एरियाज की बात छोड़ें, आप पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं, आप चढ़ते चढ़ते आपने गाड़ी का लगाया था पहला गियर, फिर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आपने गियर दूसरा लगा दिया, कार की स्पीड तेज होगी ना। एक्सेलरेट से हमें यह पता चला कि स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो फिर आंसर क्या हुआ? दोनों इंक्रीज। सोचें जरा, एक छोटे से लफ्ज ने आपका सवाल गलत करवा दिया और जिंदगी बदल दी। एक नुक्ते ने क्या से क्या बना दिया, एक लफ्ज ने आपका क्या से क्या कर दिया। इस तरह के लफ्जों पे गौर करना है। 23 नंबर सवाल को देखें। टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है। They are stopped by applying the same retarding force. Which body will stop earlier? ये देखो फार्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। मैं आपको फिर बता दूं, जाके लेक्चर सुनेंगे तो ये शॉर्टकट्स वहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बता रहा हूं। F इज इक्वल टू 2m डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। कई ऐसे नमूने हैं जिनको ये नहीं पता कि ये कैसे आया। ये नहीं, अगर आपको बेटा आया तो अगले साल जरूर समझ आ जाएगी, इस साल फिलहाल यही देखें। अगर आप जरा चेक करें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़ो 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 पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेम। कर दो इसको सेम। जो चीज सेम होती है उसकी कहानी निकल जाती है, चीजें उस पर डिपेंड नहीं करती। दे आर स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग फोर्स। ये भी सेम होगी। अब यहां पर दो चीजें बची, डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। जिसका मैस ज्यादा होगा उसको रुकने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब जरा चेक करो, टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, दे आर स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग फोर्स, विच बॉडी विल स्टॉप अर्लियर? जिसका मैस स्मॉल होगा उसका टाइम शॉर्ट होगा, डेफिनेटली टाइम स्मॉल। ठीक है, तो पढ़ो, समझ आ गई?
दो चीजें सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रही थी, एक कार है एक बस है, ऐसे सवाल आ सकता है। कार एंड बस बोथ आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हिच विल स्टॉप फर्स्ट? कार जल्दी रुक जाएगी। क्वेश्चन 24, व्हेन टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट क्लोज। यार आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, दो प्रोटॉन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, करीब आना चाहेंगे? नहीं, जबरदस्ती ला रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। देखो फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो अब आप मेरी बातें ज़हन में रखें, जबरदस्ती जहां पर की जाएगी एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये पते की बातें हैं, ये मार्फत की बातें हैं। लिहाजा ज़हन में रख लो कि जब भी ऑब्जेक्ट्स की विल के खिलाफ किया जाएगा, चाहे ये इंसान हो चाहे ये कोई ऑब्जेक्ट हो, पोटेंशियल ने बढ़ना ही बढ़ना है। देखो ना, जितनी बड़ी डिग्री है उतना बड़ा पोटेंशियल है। अब आपको बताया कि यार आपने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, एक बड़ी डिग्री है। जो स्टूडेंट्स एफए कर रहे होते हैं उनके ज़हन में होता है चलो यार पास हो गए तो ठीक है, नहीं, वो पढ़ते कम है, उनमें पोटेंशियल कम होता है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, छोड़ें ये वाली बातें। सवाल सुने, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा, चार पार्टिकल हैं। आपको पता होना चाहिए इनमें से सबसे हैवी कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे हैवी अल्फा, फिर न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है। सबसे लाइट वेट का इलेक्ट्रॉन है। सेम मोमेंटम है, इनका मोमेंटम सेम है। विच हैव हाईएस्ट, विच हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। हमें पता है मोमेंटम की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो फार्मूला आपके ज़हन में आ जाना चाहिए फौरी। अब लफ्ज पढ़ो, सेम मोमेंटम। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्या करोगे, इसको सेम कर लो। कनेक्शन दो चीजों का रिलेशन, दो चीजों का राब्ता, दो चीजों की रिश्तेदारी निकल आई। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये फार्मूला आपको बता रहा है। सबसे कम मैस इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसकी। सबसे हैवी अल्फा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो ऑप्शन क्या हुई? इलेक्ट्रॉन। 26, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड, मास इज हाफ्ड। यार ये नहीं मैंने आपको बताना, 9th क्लास का सवाल है। शर्म आती है आपको इस तरह के सवाल पूछते हुए? आनी चाहिए बल्कि। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नॉट बी यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब चेक करें, वाट पावर का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है, ये एनर्जी है। पावर इनटू टाइम, थोड़ी देर पहले बताया था। ये चेक करें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जॉल होता है, ये भी एनर्जी है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी से इसको कंपेयर करें। किलोग्राम से ग्राम आ गया, नो इश्यू। सेकंड ये भी वही है, लेकिन यार यहां पे देखो, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये एक जैसे नहीं है, सिस्टम अलग अलग है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है। लिहाजा ये यूनिट नहीं है किसका? एनर्जी का। ये किसका यूनिट फिर बता देता हूं, ये फोर्स का है। फोर्स का यूनिट होता है डाइन। डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर आ जाओ, फुट इनटू पाउंड, ये लेंथ का यूनिट है और ये फोर्स का यूनिट है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क यानी एनर्जी, इससे हमें वर्क का यूनिट मिला। तो तीसरे नंबर वाली ऑप्शन हमें किस चीज का यूनिट दे रही है? फोर्स का। ऑप्शन सी उसने पूछा है कैन नॉट, इस पे गौर करें। 28, अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट P एंड स्लाइड्स अलोंग द फ्रिक्शनलेस ट्रैक एट पॉइंट Q, इट्स स्पीड इज। अब कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, V इज इक्वल टू 2G इंटू फॉल, याद आया?
मैंने कहा था ये एग्जामिनर का फेवरेट फार्मूला है, फिर बता दो, इसमें से पक्का क्वेश्चन आना है, कई बार आ चुका है। इस फार्मूले को गौर से देखो, 2g इंटू फॉल। अब यहां पर देखें, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट नहीं है इस पे। अब इनमें से ऑप्शंस में देखें, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2g अंडर रूट से बाहर है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। अब यहां पे चेक करें, ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, 2g आ गया। एक में है h2 माइनस h1 और एक में है, लेकिन ये जो आपके पास पीडीएफ है ना, उसके अंदर इस तरह से है h2 माइनस h1, एक इस तरह से है, और एक ऑप्शन है h1 माइनस h2। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया वो जानते हैं, ये मेरे पास जो पीपीटी फाइल है इसके अंदर मिस्टेक है। अच्छा, अब जरा चेक करें, अब इसको आपने देखना है और इसको देखना है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ये तो इनकरेक्ट हो गए ना, क्योंकि ये अंडर रूट नहीं है और ये अंडर रूट से बाहर है। जो पीडीएफ आपके पास है उसके अंदर ये अंडर रूट मौजूद है, ये भी अंडर रूट है। अब ये 2g अंडर रूट से बाहर है, ये ऑप्शन से भी बाहर है, ये भी 2g अंडर रूट से बाहर है, ये भी क्या, क्योंकि हमें ये फार्मूला पता है। हम इस स्टैंडर्ड को सामने रखेंगे, जो 2g अंडर रूट से बाहर है वो तो क्या, इन दो में से अब आपने देखना है, h2 माइनस h1 आएगा या h1 माइनस h2 आएगा। इधर देखो, टोटल हाइट क्या है h1, क्यू पे पहुंचा है ये h2, फॉल कितना किया, ये फॉल अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये है, यहां से चेक करिए, यहां तक और फिर यहां तक, ये है फॉल, तो फॉल आएगा h1 माइनस h2, फॉल कैलकुलेट करना। अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा और कंफ्यूज करे, वो इसको h2 दे दे, इसको h1 दे दे, तो आपने फॉल कैलकुलेट करना है। फॉल क्या है, h2 माइनस h1, सॉरी h1 माइनस h2, तो हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, ये, ठीक है। यहां पर क्लिक किस पे आगे आएगा इस चीज को आप भूल जाएं, आपके पास जो पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद है उसमें आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको छोड़ें क्योंकि यहां पर टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 29, when arrow is released from its bow, its energy is transformed from, arrow is released from its bow, इसके पास होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 30, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिटन एज, ये रिजल्टेंट लिखा हुआ है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, चेक करें, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक ये फार्मूला याद रख लें, वेक्टर्स के सारे एडिशन के सवाल इससे हल हो जाते हैं। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता था तो जाके लेक्चर सुनो, एक लेक्चर सुनने के बाद सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस स्टैंडर्ड फार्मूले को मैंने सामने रखना है और मैंने देखना है कि वो और ये क्या फर्क ये है कि यहां पर स्टैंडर्ड फार्मूले में 2 है, वहां पे क्या है, अंडर रूट 2। अब हमें पता है कि cos थीटा की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वजह से अंडर रूट 2 आएगा। हमें पता है cos 45 पे होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। इसका मतलब है 45 डिग्री मैं अगर थीटा की जगह लगाऊंगा तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और cos थीटा की जगह पे मैंने cos 45 लगाया तो ये आ गया 1 ओवर अंडर रूट 2। कई बच्चे सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यार 1 ओवर, यहां पर 45 ही लेना है। पता क्या, आपको एंगल्स का पता होना चाहिए। 30 डिग्री पे आता है अंडर रूट 3/2, यहां तो अंडर रूट 3 इन्वॉल्व हो गया क्योंकि cos 30 होता है अंडर रूट 3/2। cos 60 होता है 1/2, यहां पर भी अंडर रूट नहीं आ सकता। इसका मतलब है 45 डिग्री पे आ सकता है। इसका एक और तरीका भी है, वो लेंथी है, मैंने आपको शॉर्टकट बताना है। अब आप कहेंगे सर ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल तो मिल नहीं रही, ये रूट जो है ना
2 पे है सिर्फ इतना। अब आप सोच रहे होंगे कि वो और ये शक्ल एक जैसी नहीं है। शक्ल एक जैसी होती नहीं है, बना सकते हैं हम, मैथमेटिक्स थोड़ा सा आना चाहिए। ये देखें, ऊपर लिखा है 2, नीचे लिखा है √2। अब इतनी बार ये काम कर चुके हैं, अब आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वाले 2 को आप लिख लो √2 इंटू √2, नीचे वाला √2 वैसे का वैसे ही। ये तो इससे कट गया, जस्ट √2 बच गया ना, यानी 2 ओवर √2 को आप √2 लिख सकते हो। तो समझ तो गए होंगे, 2 ओवर √2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2। वो ऑप्शन आ गई ना, वो शक्ल आ गई ना, 45 डिग्री। 31, the magnitude of the resultant of two vectors of the magnitude 3 and 4 is 5. What is angle? यार आपको पता है वेक्टरों का लेक्चर सुनना जरूरी है। एक वेक्टर 3 है, दूसरा 4 है, उन दोनों का रिजल्टेंट 5 सिर्फ इसी तरीके से आ सकता है। और ये तरीकाकार क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही तरीका लगाना है? नहीं पता चलेगा तो ये फार्मूला लगा लो, r = a² + b² + 2ab cos of थीटा। a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है, कैलकुलेट कर लेना फ्री होके। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर? क्या पता है आपको ऑर्थोगोनल क्या होता है? जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, ऑर्थोगोनल। थीटा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट 0। अब ये आपके करने का काम है। इन चारों ऑप्शंस में से चेक करो किन की डॉट प्रोडक्ट 0 है। इधर देखो, 4 को 2 से ضرب दी 8, 3 को 2 से ضرब दी 6, ये तो 2 आ गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इधर देखो, 5 को 4 से ضرब दी 20 आ गया, 7 को 2 से ضرब दी 14 आ गया, 0 नहीं आ रहा। 7 2 दा 7 3 दा, इससे भी नहीं आना। 2 3 दा 3 2 दा 0 आ गया। 0 लाने के लिए क्रॉस डॉट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 33, हमारे हम साया मुल्क में ना 0 नहीं बोलते, 0 बोलते हैं। और हमारे यहां पर किसी का नाम हो रहा नजीरा, तो उसका उल्टा नाम होता है 0। अच्छा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन I + J + K एंड I? यार एंगल फाइंड करने का एक ही तरीका है दो वेक्टरों के दरमियान। थीटा = cos इनवर्स A.B ओवर AB, यानी ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे उनकी मैग्नीट्यूड्स। लिखते हैं जरा, cos इनवर्स A.B, I से मल्टीप्लाई हो, जे के रोला खत्म गए। I × I 1, I × I 2 बार I 1। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, I + J + K, क्या मैग्नीट्यूड होगी, √3। A की मैग्नीट्यूड कितनी है, √3। 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड √3 और साथ वाले की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1। यार cos इनवर्स 1 ओवर √3 ना, तो ये 30 डिग्री होता है। π/3 पता है आपको कितना होता है, 60 डिग्री। ये 60 नहीं आता, हमें नहीं पता ये क्या आता है, हमें लेना ही क्या है इससे कि भाई तेरे से क्या आता है, कैलकुलेटर के बगैर हमें नहीं पता क्या आता है। हमें जानने की जरूरत ही नहीं क्या आता है, पर हमें ये जरूर पता है कि इससे ना 60 आता है, ना 45 डिग्री आता है, ना ही 30 डिग्री आता है, ना ये आता है, ना ये आता है, ना ये आता है। इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन आ गए, वो आते ही नहीं है। हमें क्या, हमें तो सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड Q, देन P.Q क्रॉस P। ये सवाल आसान नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है यार। ये सवाल जिसने समझ लिया, मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये सवाल सेकंड ईयर में भी जाके आएगा, ये सवाल इस फार्मूले में भी आएगा। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर आपने देखना है
कि यही वाली चीजें यहां पर भी यूज हो रही हैं। चलो समझते हैं इस कंसेप्ट को। आपको क्रॉस प्रोडक्ट का ये कंसेप्ट पता होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एन परपेंडिकुलर होता है ए पे भी बी पे भी, यानी एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। आइए जरा यहां से देखते हैं, Q क्रॉस P ये प्रोडक्ट है, ये रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये Q क्रॉस, मैं सपोज कहता हूं, मैं कहता हूं Q क्रॉस P का नाम सोचो क्या रखूं। हर कोई अपनी अपनी मर्जी का नाम रख ले, किसी का मर्जी का नाम होता है ए, किसी का होता है एस, ठीक है ना, किसी का फेवरेट होता है टी, चलो मैं एस लिख लेता हूं। Q क्रॉस P का नाम मैंने क्या रख दिया, एस। अब इस एस के बारे में मैं आपको बता दूं, एस इज परपेंडिकुलर ऑन P एंड Q, वो रिजल्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट का। ये बात समझ आ गई कि Q क्रॉस P से जो नया जवाब आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसका नाम मैंने रख दिया एस। अब ये बात अंडरस्टूड है कि एस P पे भी परपेंडिकुलर है, एस Q पे भी परपेंडिकुलर, वो जिन दो से मिलकर बना था उन दो पे भी वो परपेंडिकुलर है। आओ जरा इधर आ जाओ। अब हमने क्या लिखा, P डॉट S, उधर क्या बताया मैंने आपको, S P पे परपेंडिकुलर है। ऐसे दो वेक्टर जिन के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ऐसे दो वेक्टर जिनके दरमियान 90 डिग्री एंगल किसी न किसी तरीके से पता चल जाए, कैसे पता चला आपके सामने, नहीं पता चला रिवाइंड करो फिर सुनो, नहीं समझ आती स्लो कर लो, 0.5 की स्पीड कर लो, सही समझ आती है 2 पे लगा दो, ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल करे। 35 द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन यानी साया, याद रखना जिसके साथ लिखा हो प्रोजेक्शन ऑफ ए, इसका मतलब है ए कॉस थीटा पूछा गया, बहुत जाओ बात खत्म। अगर मैं कहूं प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ सी, सी कॉस थीटा पूछा गया। चलें आप लिखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। हमसे क्या पूछा गया है, प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉस थीटा, इधर रख लो, फालतू क्या है यहां पे, बी, जो फालतू हो ना, वैसे तो फालतू कोई चीज नहीं होती, लेकिन हम सवाल की हद तक बात कर रहे हैं। ए कॉस थीटा का फार्मूला ये है, ढूंढो ये जवाब। इफ L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी देन आर डॉट एल, यार वही बात आ गई, आर क्रॉस पी से जवाब आया, कोई नाम रख लेते हैं, नाम क्या रखना है, नाम रखा ही हुआ एल, आर क्रॉस पी से आया एल। अब एल के बारे में याद रखें, एल इज परपेंडिकुलर, एल इज परपेंडिकुलर ऑन आर एंड पी। क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज बनती है वो उन्हीं के ऊपर परपेंडिकुलर होती है जिनसे बनती है वो चीज। एल किससे बना, आर और पी के क्रॉस प्रोडक्ट से, एल परपेंडिकुलर होगा आर पे भी पी पे भी, ये बात अंडरस्टूड होगी। अब लिखा है आर डॉट एल, यानी आर डॉट एल, एल तो आर पे परपेंडिकुलर है, पता चला इनके दरमियान थीटा 90 डिग्री है, तो थोड़ी देर पहले बात बताई थी ना, ऐसे दो वेक्टर जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है उनका आंसर क्या होता है, 0। 37 द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन are respectively of magnitude 1 Newton and 2 Newton along x axis and y axis, that the magnitude of its component along z axis। अब सवाल पढ़ो, the components of vector of magnitude 3 Newton, आपको पता है a is equal to ax square ay square az square, ये फार्मूला होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें गिवन है कि एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड है 3, ठीक है, ऐसे करते हैं, हम रूट नहीं लगाते, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, ये रूट नहीं लगाते, रूट नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, ax की वैल्यू कितनी है ये चेक करें, 1 न्यूटन 2 न्यूटन, x और y, x वाले के 1 है,
और y वाली की है 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इजी स्क्वायर, वेरी सिंपल, बेसिक फार्मूला। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 माइनस 1, 1 1 दा 1, 2 2 दा 4 इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर। 9 में से 1 माइनस किया 8, 8 में से 4 माइनस किया 4, 4 का रूट क्या होता है? 4 का रूट 2। ऑप्शन इज सी। ओके, अंडरस्टैंड? समझ गए हो तो 38 पे चलो। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर सम कैन बी 0। 3 चीजें होंगी तो वेक्टर सम 0 होगा। ये ए एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था यार, जब आप एफएससी में थे ना, जब नए नए एफएससी में आए थे तो कितने मासूम थे। फिर आपको पर लगते गए तो कई उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया तो कई रुल गए, और कई हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, आप माशाल्लाह एमडी कैट कर रहे हैं, एमडी कैट वाले अच्छे, क्रीम है आप, क्रीम, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता, तीनों का रिजल्टेंट 0, 3 होने चाहिए 0 करने के लिए। नेक्स्ट 39, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज, यार ये गिवन है, यानी ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2√3 गिवन है ना, ये गिवन है। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ये होती है, गिवन है। वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 2 है, यानी ए बी साइन थीटा की वैल्यू है 2। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल, एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है 2, ये है 1, तो डिवाइड कर लो, 2 डिवाइडेड बाय 1, ए बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए बी कॉस थीटा, ये रह जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इधर देखिए 2 डिवाइड बाय 2√3, 2 से मर गया, हमारे पास बचेगा 1/√3। साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, 1/√3। अब अगर आपको ये भी नहीं पता तो 2 बनने का मुकाम है, मैंने कहा था इनको याद कर लेना। ये वैल्यूज आपको इतनी अच्छी तरह याद हो जितनी अच्छी तरह से आपको अपना नाम याद होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स योर नेम, गुल खान, कितनी स्पीड से आपने बताया। तो अगर मैं पूछूं tan थीटा इज इक्वल 1/√3 तो आप कहेंगे 30 डिग्री। इतनी जल्दी से आपको बताना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है आपके पास। स्मार्ट वर्क यही है कि आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ठीक है, मेरे पास यहां पर एक बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी मौजूद है, तो मैं साथ साथ उनसे भी पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 40, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 is 1। रिजल्टेंट 3 और 4 का 1 है। यार मैंने आपको बताया था, मेरी बात याद रख लें, इस तरह से इस टाइप के सवाल पक्की बात आएंगे तो मैं गुर सिखाने लगा। सुन लो, अगर a प्लस बी हुआ होगा तो थीटा होगा 0 डिग्री। अगर a माइनस बी से जवाब आएगा तो थीटा होगा 180 डिग्री। अगर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट यानी पैथागोरस होगा तो थीटा होगा 90 डिग्री। अगर दो चीजों को जमा करके सीधी सी बात है, मसलन मैं अगर आपसे कहता हूं एक 7 है एक 5 है, यानी a और ये b है, अगर इन दोनों का जवाब है 12 तो प्लस करके आ गया, सीधा सीधा जमा करेंगे तो थीटा कितना है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। और अगर आ जाए 7 में से 5 माइनस किया 2 तो थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। सिंपलेस्ट सवाल, जमा करने से एक रिजल्टेंट आ गया तो 0 डिग्री, माइनस करने से आ गया 180 डिग्री। और क्या चाहिए आपको? पढ़ो जरा, एक 4 है और एक 3 है, 1 कैसे है? जमा करने से आया? नहीं, माइनस करने से। 4 में से 3 माइनस किया 1, एंगल कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट इज 1, एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फैसला हो गया। सवाल ये पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री। चलो जनाब, बात खत्म हो रही है। अब हमें कैसे पता चला 180 डिग्री? वो आपको मैंने तरीका बता दिया था। अब ये चीज लिखनी है अब आपने, ए कितना है? ए कितना है? 3, बी कितना है? 4, साइन 180 कितना होता है? 0।
आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। साइन 180 डिग्री 0, कितनी बार 0 आ गया है? ज्यादातर जवाब 0 ही होते, कुछ समझ ना आए ऑप्शन में 0 हो ना, 99% चांस होते हैं कि वो ऑप्शन होगी। अब मैंने आपको बता दिया, सारा लेक्चर आपने सुना, सारी डिस्कशन आपने सुनी, आपने देखा कि मैंने आपको स्मार्ट वे भी बताया, लेंथी वे करना ही नहीं है हमने, हम उस चीज की तरफ नहीं जाएंगे। अब आपने मुझे बताना है कि आपके कितने करेक्ट हुए, और क्या आपने शॉर्ट मेथड से किया या आपने लेंथी वे से किया। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय बाय।